गुड इवनिंग फ्रेंड। दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा रहे हैं। उसी कड़ी में एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं सामान्य हिंदी का, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं। तो जो हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की अगर बात करें तो ये कुल मिला जुला के कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक जो है ग्रंथ कौन सा है। सतसई है कि रामलला नहछू है कि पृथ्वीराज रासो है कि आल्हा उदल है। तो ये जो आपका प्रमाणित ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए, आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो जो है वो कवि जो है चंद बरदाई के द्वारा क्या है, रचित एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी के वीर रस का क्या है, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ठीक है, चूँकि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया था, कौन कौन सा। तो अगर हिंदी साहित्य के काल विभाजन की बात करें तो उसमें आदिकाल है, जिसको अमूमन देखते हैं 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना गया है। पूर्व मध्यकाल है, जिसको भक्ति काल भी कहते हैं, 1350 से 1650 है। उत्तर मध्यकाल है, जिसको हम 1650 से 1850 की संज्ञा देते हैं। और आधुनिक काल जो है 1850 से लेकर के अभी तक क्या है, चल रहा है। तो ये जो संयुक्त काल है इसका कहीं भी आप नाम नहीं सुनेंगे कि ये काल विभाजन में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका विभाजन नहीं है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है आपका 4 नंबर की क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक की जो है बात किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, कारक। क्या हो जाएगा, कारक। क्योंकि कारक का अर्थ ही होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी की तो भूमिका होती है, और वही जो भूमिका होती है वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है। पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य जो है कर्म वाच्य दर्शाता है। अब ये कर्म वाच्य, आप जानते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, कर्ती है, कर्म है, भाव है। ठीक है, अब देखिए, तो इसका मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, राधा से चला नहीं जाता, मैं लेख लिखता हूँ, रमेश कपड़े धो रहा है। तो इसमें आपको कर्मवाच्य बताना है, तो पांचवा का ए जो है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, ये क्या हो गया, आपका कर्मवाच्य हो गया। अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ने कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है। जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ अगर हम प्रत्यय जोड़कर कोई क्रिया धातु बनाएं तो वो क्या कहलाती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, साधित सकर्मक धातु। ठीक है। 7वां नंबर है कि सारंग लय सारंग चल गई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। इसमें अलंकार आपसे पूछा है, तो इसमें जो अलंकार होगा वो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति जो है क्या हुई है, एक से अधिक बार हुई है और उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो सारंग का जो है प्रयोग क्या हुआ है, कई बार हुआ है, जिसका अलग अलग क्या है, अर्थ है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जुगुप्सा का स्थायी भाव आपसे रस में पूछा है, तो जुगुप्सा का क्या हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभत्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है, छंद का प्रकार कौन सा नहीं है। तो अगर हम इसमें देखें, दृष्टांत है, चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो ये दृष्टांत क्या होगा, छंद प्रकार नहीं है। आपका चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, उल्लाला है, कुंडलिया है, छप्पर, रोला, आल्हा, हरित गीतका, बरवय, ये सब छंद के प्रकार हैं, जबकि दृष्टांत छंद का प्रकार नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। आसान क्वेश्चन है, तो ये जो है
आपके स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। तो 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट जो है किसको कहा जाता है, बताइए। पथभ्रष्ट जो है आपसे पूछा है, तो 11 नंबर, तो पथभ्रष्ट के लिए क्या होगा बताइए। समास पूछा है पथभ्रष्ट में 11 नंबर। अव्ययी भाव है कि द्वंद्व है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पथभ्रष्ट है उसे हम कहते हैं पथ से भ्रष्ट। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ अपादान है, अलगाव है, पथ से आदमी हट रहा है, पथभ्रष्ट। तो अलगाव है तो अपादान कारक होगा, और जहाँ कारक आ जाए वहाँ तत्पुरुष होगा। तो ये पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में खाली तत्पुरुष है तो हमारा क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, अष्टाध्यायी में क्या है बताइए। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि है कि द्विगु है कि तत्पुरुष है कि कर्मधार है। तो आपको मालूम होना चाहिए अष्टाध्यायी माने 8 अध्याय वाला या 8 अध्यायों का समाहार। इसी प्रकार से पंचवटी होता है, त्रिगुण होता है, चौपाया, तो ये द्विगु समास है क्योंकि संख्या दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो है कृत कौन सा ऐसा रचना है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। स्वर्ण धूलि के लिए कि युगवाणी के लिए कि लोकायत के लिए, चिदंबरा के लिए। तो 13 का जो डी है चिदंबरा। ठीक है, ये इनका एक सर्वश्रेष्ठ संग्रह है और इनको कब मिला था, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये हुआ है सौरसेनी से। किससे, सौरसेनी से। क्योंकि आपको पता हो तो भारतीय जो आधुनिक भारतीय जो है आर्य भाषाएं जो हैं, जो पश्चिमी हिंदी हो गई, चाहे राजस्थानी, चाहे गुजराती, ये उपभाषा की बोलियां हैं। जैसे आप देखेंगे ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली देखेंगे आप, जयपुरी है, मेवाती है, ये सब क्या है, इन सब का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी से ही हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें दिया है 15 से 19। 15 से 19 क्या मैटर है, देखिए निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये देखिए गद्यांश दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन आपके जो है आएगा एग्ज़ाम में, आपको एक गद्यांश, एक पैसेज दे देगा, एक पैरा दे देगा और उसी से रिलेटेड 4-5 आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये समझ लीजिए कि ये तो अगर अच्छे से आप पढ़ लिए तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं होता है, तो ये आसानी से आपको क्या करेगा, नंबर आपका कैरी कर लाएगा। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति से संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए क्या हो, विभिन्न जो है प्रयत्न किए जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति राष्ट्र की सर्वोच्च क्या है, संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी क्या है, योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का क्या है, प्रथम सोपान है। अगर हम पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, कहने का मतलब कि जब हम वेस्टर्न कल्चर देखते हैं तो हमें अपने कल्चर के प्रति, अपने संस्कृति की तरफ क्या होती है, हीन भावना, कि हम लोग कितने पिछड़े हैं, कितनी संकीर्ण विचारधारा है, ये सब सोचते हैं। चरित्र निर्माण में जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। ठीक है, जो चरित्र निर्माण का काम है, जो आपके कैरेक्टर निर्माण का काम है, वो पहले भी आज स्कूल, विद्यालय और संस्थाओं के माध्यम से जो होता था, वो पहले जो है ऋषिकुल हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे आचार्य कुल की जो शिक्षा के माध्यम से किया जाता था। आज की लॉर्ड मैकेले की शिक्षा पद्धति संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो वह अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्राचीन समय में संध्या वंदन होता था, सूर्य वंदन होता था, वैसे आज अगर वैसे व्यक्ति करे तो उसका लोग क्या उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे या फिर बेवकूफ़ या फिर बुद्धू कहेंगे। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। कहने का मतलब हम अपने संस्कृति रीति रिवाजों को छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता को अपना के अपने आप को क्या जानते हैं, बहुत एडवांस समझते हैं कि हम बहुत ही एडवांस हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं।
इसका घातक परिणाम चारित्र दोष के रूप में क्या है, आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। बताइए चरित्र निर्माण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि समाजोपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो ये हो जाएगा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक, 16 देखिए क्वेश्चन है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जनतंत्र के लिए लाभकारी क्या हो सकते हैं बताइए? निष्ठावान श्रमिक, कि धनवान, कि उत्तमवान चरित्र वाले, कि शक्तिशाली सिपाही। तो जाहिर सी बात है चरित्र की बात की गई है तो उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कि उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? तो जाहिर सी बात है ये होगा भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो क्या है, पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता है, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। जो व्यक्ति जो है भारतीय संस्कृति को जो है अपना कर जो है चलते हैं उनको लोग क्या समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, या फिर मूढ़ समझते हैं, या फिर अप्रगतिशील मानकर उनका मजाक उड़ाते हैं। अब लास्ट इसमें का पैरा का क्वेश्चन है कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? इस पैसेज के अनुसार जो है भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 19 का बी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 20 में क्या है, 20 में दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उनके अनुरूप ABC पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो D पर चिन्ह लगाइए। अब देखिए त्रुटि इसमें पहचानना है। रामचरितमानस भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। अगर ये सही सही है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कोई त्रुटि नहीं है पर करेंगे। तो देखिए 20 का जो होगा रामचरितमानस भक्ति काल। तो आपको ये समझना है कि 20 का क्या हो जाएगा बताइए, 20 का जो बी वाल है कि श्रेष्ठतम। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे त्रुटि है। कहेंगे कैसे? तो आप समझिए कि रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, या फिर रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो वाक्य क्या है, शुद्ध है। तो शब्द श्रेष्ठतम में शब्द सबसे समाहित है, अतः दोनों का प्रयोग एक साथ करना क्या है, अनुचित है। अब देखिए मैं सबसे भी है और श्रेष्ठतम भी है। श्रेष्ठतम तो अपने आप में खुद है कि रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना है, अपने आप में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे दोनों का प्रयोग किया गया है, अतः ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी आप देखेंगे तो प्रातः काल तो खुद एक समय है, खुद स्वयं का सूचक है। अब प्रातः काल के समय क्या है, ठंड के दिनों में प्रातः काल सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये दोनों एक साथ क्यों प्रयोग कर रहे हैं आप कि प्रातः काल भी और समय भी बता रहे हैं? प्रातः काल तो खुद समय है कि नहीं? तो प्रातः काल के शब्द जो है साथ समय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रातः काल स्वयं जो है समय का सूचक है। नेक्स्ट चलिए 22 नंबर, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं है। अब भैया देखिए, अब ये क्या होगा बताइए, तो 22 का क्या होगा, सी बताइए, विसर्जन। ये सभा का विसर्जन कर रहे हैं, बताइए यहाँ विसर्जित होगा, क्या होगा, विसर्जित होगा, क्योंकि जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा क्या हो गई थी, विसर्जित हो चुकी थी। ये शुद्ध वाक्य होगा। अतः विसर्जन क्रिया की जगह हम क्या करेंगे, विसर्जित का प्रयोग करेंगे, न कि विसर्जन का। नेक्स्ट है, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। 24 है, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि नहीं।
तो इसमें उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी, तो इसमें हो जाएगा कि उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी, शुद्ध गाय का नहीं, यहाँ पे गाय को ही ये शुद्ध बना दिए हैं। भाई गाय का शुद्ध घी कहेंगे ना, कि शुद्ध जो है गाय का घी। बात पकड़िएगा कि भाई उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी, ये सही होगा ना, कि शुद्ध गाय, गाय को ही शुद्ध बना दे रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए 25 नंबर चलते हैं। 25 नंबर क्या है, इसमें कहा है कि प्रत्येक कहावत के लिए 4 समान अर्थ वाले वाक्यांश दिए गए हैं। अब सही विकल्प का चयन करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका अर्थ क्या होगा। 4 दिया गया है, उसमें से उपयुक्त जो भी होगा वो क्या होगा, राइट होगा। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, 2 धुरतों में प्रायः टकराव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती ये कहावत है अगर, तो इसका सही अर्थ क्या होगा इन चारों में से, तो हो जाएगा कि हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, हठी या निर्मम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 26 नंबर है विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होगा, गहरी नज़र होगा, तीखी नज़र होगा, सरसरी नज़र होगा, मंद नज़र। तो विहंगम दृष्टि का जो अर्थ होगा वो होगा सरसरी नज़र। तो डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कांटों तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा भय के कारण स्तब्ध होना। भय के कारण क्या हो जाना, स्तब्ध हो जाना, माने काटो तो खून नहीं। नेक्स्ट है एक आंख न भाना। एक आंख न भाना, इसका अर्थ हो जाएगा बिल्कुल अच्छा न लगना। नेक्स्ट है उंगली उठाना। उंगली उठाना, तो उंगली उठाना का क्या हो जाएगा बताइए, दोष की ओर संकेत करना। उंगली उठाना माने दोषी की तरफ या दोष की ओर संकेत करना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 30 से 34 तक ये एक वाक्य का टुकड़ा टुकड़ा करके जो है बिखरा दिया है यर अलव के रूप में। शुरू होगा 1 से, अंत होगा 6 से। बाकी ये जो 4 है यर अलवस, इसको एक ऑर्डर में क्या करना है, एडजस्ट करना है, जिससे एक सही सेंस निकले। तो अब जैसे देखिए समय को परखने वाला क्या, फिर लास्ट हो जाए हो जाता है। तो समय को परखने वाला रंक से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो 31 का क्या हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा राइट आंसर। 32 है समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तक पदार्थों से परिचित होते हैं। तो 32 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 33 देखिए प्राचीन काल में अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना। प्राचीन काल में फिर उसके बाद क्या दिया है, अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना, जिससे एक व्यक्ति पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं के लिए विविध विषयों पर क्या होगा, बड़ा कठिन था। 33 का जो राइट आंसर होगा आप देखेंगे तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी वाल ल र व य। नेक्स्ट है आपका कि भारत जैसे अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 नंबर देखिए हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित किस प्रकार की भाषा है। हिंदी अगर आकृति की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सी भाषा है, तो 35 का सी जो है श्लिष्ट योगात्मक, क्या होगा, श्लिष्ट जो है योगात्मक।
36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। जो बड़ा ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है, तो ये आपका पश्च संवृत्त है। क्या है? पश्च संवृत्त है। अब कहेंगे कि पश्च संवृत्त और कौन कौन सा है, तो जैसे आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ है, ये सब। अच्छा, संवृत्त क्या होता है? तो संवृत्त उन स्वरों को कहा जाता है जिनके स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे ऊ, आ, ओ, है कि नहीं, ये सब है ना, तो ये इसमें नहीं आएंगे। इसमें कौन कौन सा आएगा बताइए? संवृत्त में कौन कौन सा आएगा जिसके उच्चारण मुख द्वार क्या हो, लगभग बंद हो, जैसे ई, बड़ी, ऊ, इस प्रकार की। और पश्च संवृत्त में क्या आएगा? जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च माने जो है पिछला भाग कार्य करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिसमें जीभ का पिछले वाला भाग क्या करे, कार्य करे, जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ, ये सब। और संवृत्त जिसमें लगभग मुंह जो है बंद रहे, पूरी तरह से नहीं लगी, लगभग बंद रहे। अब देखिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो छत्तीसगढ़ी जो है वो कौन सी भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी। किसकी? पूर्वी हिंदी। 38 है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय बाद में लगता है शब्द के, ओ, ए, आ। तो इसमें जो है 38 का क्या हो जाएगा? ओ। ये जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 आपका दिया है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है बताइए? तो आप जानते हैं कि जो शब्द सर्वज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है कि कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाण है कि सार्वनामिक है कि गुणवाचक है कि संख्यावाचक है? तो ये आपका क्या है? गुणवाचक है। ये गुण को बता रहा है कुशाग्र। और गुण में क्या आ सकता है? नया है, पुराना है, मोटा है, पतला है, भला है, बुरा है, झूठा है, सच्चा है, ये सब क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें 40 क्वेश्चन के सीरीज में कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। 3 होंगे, बाकी एक नहीं है, तो ये हो जाएगा बिहारी। बिहारी क्या है? भक्तिकालीन कवि नहीं है। अगर हम भक्तिकाल कवि की बात करें जो है, तो इसमें आपके जैसे सूरदास हैं, कबीरदास हैं, ठीक है, तुलसीदास हैं, ये लोग हैं। और ये रीतिकाल के कवि हैं। कौन? बिहारी। अगर बिहारी को पूछा जाए किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि हैं। और इनकी एकमात्र रचना जो है बिहारी सतसई है। ठीक है। और इसमें संगीत जो है श्रृंगार रस की अत्यंत क्या है? प्रसिद्ध और अनूठी कृति है, माने श्रृंगार रस इसमें प्रधानता होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।